हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ए प्लस मेंटर। सो आज हम पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 33 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 33 क्या करता है? पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है टू रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। वो क्या कर सकती है? किसी भी आर्म्ड फोर्सेज के पर्सन का क्या कर सकती है? ऐसा कानून पास कर सकती है कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं उनके जो फंडामेंटल राइट है उनको क्या किया जा सके? रेस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो अब ये आप इसको बोल सकते हो कि ये एक एक्सेप्शन है, किसकी? फंडामेंटल राइट की एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स एक सिविलियंस को मिलते हैं, वही जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेस को नहीं मिलते। तो ये जो एक्सक्लूसिव पावर है ये सिर्फ आपके किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो ये सिर्फ ये जो लॉज हैं ये सिर्फ आपके पार्लियामेंट के द्वारा ही पास किए जा सकते हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो किसी भी आर्म्ड पर्सनल का जो फ्रीडम, मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसने ऐसा कानून पास किया पार्लियामेंट ने कि उसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो जब उसका जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया गया तो वो आर्म्ड पर्सनल जो है वो कोर्ट के पास नहीं जा सकता कि जो मेरा फंडामेंटल राइट है वो वायलेट हुआ है, तो उसके लिए वो उसको चैलेंज नहीं कर सकता आर्म्ड पर्सनल। तो ये आर्टिकल 33 के अंडर जो पार्लियामेंट है उन्होंने अलग अलग टाइम पे जो है अलग अलग एक्ट निकाले हैं आर्म्ड पर्सनल के लिए। जैसे आर्मी एक्ट निकाला गया था, नेवी एक्ट जो है इनेक्ट किया गया, एयरफोर्स एक्ट जो है, द पुलिस फोर्सेस रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट एक्ट 1966, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्ट हो गया। तो ऐसे वेरियस एक्ट जो थे वो पार्लियामेंट के द्वारा पास किए गए हैं इनके राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, या इनको राइट्स प्रोवाइड करने के लिए। उनके क्या स्पेशल राइट्स हैं तो उनको अलग से जो है एक्ट पास किए गए हैं उनके लिए। तो नेक्स्ट हमारा क्या है कि दीज इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो ये जो लॉज जो पास किए जाते हैं तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन होगी, राइट टू मेंबर ऑफ ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल एसोसिएशन, राइट टू कम्युनिकेट विद द प्रेस, राइट टू अटेंड पब्लिक मीटिंग्स। तो ये जो जितने भी राइट है इनको सस्पेंड किया जा सकता है आपका पार्लियामेंट के द्वारा। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 33। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल नंबर 34। तो आर्टिकल नंबर 34 के अंदर क्या किया जाता है? सिविलियंस के जो राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जाते हैं ड्यूरिंग मिलिट्री रूल। तो मिलिट्री रूल के दौरान जो है आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। अब मान लो एक और ये कोई पर्टिकुलर एरिया है, यहाँ पे क्या हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ख़राब हो चुका है। तो उसको मेंटेन के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है? मिलिट्री रूल लगाया जाता है, जब मार्शल लॉ लगाया जाता है। तो मार्शल लॉ के दौरान आपको फंडामेंटल राइट आपके जो है वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। और अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहा होगा, तो उसके पास एक वाइड पावर होगी कि वो आपको शूट एट साइड भी कर सकता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शूट एट साइड भी कर सकता है, आपको अरेस्ट कर सकता है। तो उसके लिए आप कार्रवाई भी नहीं कर पाओगे, जो गवर्नमेंट सर्वेंट होगा उसके अगेंस्ट आप कार्रवाई भी नहीं कर पाओगे, आप उसको चैलेंज नहीं कर पाओगे किसी भी कोर्ट में कि उसने जो है आपके फंडामेंटल राइट जो है वो आपके वायलेट किए हैं। तो यहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके पास वाइड पावर है टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। तो जो इंडेमनीफाई का मीनिंग होता है आप उसको बोल सकते हो टू सिक्योर फ्रॉम लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस पर्सन को सिक्योर किया जाता है अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए। तो क्योंकि अगर आप उसको जो है इंडेमनीफाई नहीं करोगे तो वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में क्या पता वो सक्षम ना हो। तो इसलिए उसके लिए क्या किया जाता है? उसको इंडेमनीफाई किया जाता है उस पर्सन को कि वो अपना जो ड्यूटी है उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके, उसको जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको आराम से मेंटेन कर सके। तो ये पावर भी किसके पास है? आपकी पार्लियामेंट के पास पावर है टू इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट और एनी अदर पर्सन फॉर एनी एक्ट डन बाय हिम इन कनेक्शन विद द मेंटेनेंस और रिस्टोरेशन ऑफ ऑर्डर इन एनी एरिया वेयर मार्शल लॉ वाज इन फोर्स। तो ये आपका जो मैंने अभी समझाया ये मतलब था उसका। तो जो मार्शल लॉ होता है ये कहीं पे भी आपको डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। मार्शल लॉ आप बोल सकते हो, एक इसका क्या मतलब होता है? मिलिट्री रूल। तो ये मिलिट्री रूल जो है ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया, ये आपका बारोड किया गया, आपके इंग्लिश कॉमन लॉ से बारो किया गया है ये कंसेप्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपके आर्टिकल नंबर 34 के अंदर आपको पता होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 34 के अंदर क्या किया जाता है? आपके फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है ड्यूरिंग मिलिट्री रूल। तो अभी हम इसको डिफरेंस पढ़ लेते हैं, मार्शल लॉ और जो आपकी नेशनल इमरजेंसी है उसमें डिफरेंस हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है? जो मार्शल लॉ है ये आपके सिर्फ अफेक्ट करेगा फंडामेंटल राइट को, ये सिर्फ आपके सस्पेंड करेगा, फंडामेंटल राइट को सस्पेंड करेगा। जबकि नेशनल इमरजेंसी आपके फंडामेंटल राइट को इफेक्ट करती है और जो सेंटर स्टेट रिलेशन होती है उसको भी इफेक्ट करती है, उसको भी चेंज कर देती है ये। तो मार्शल लॉ के दौरान जो है आपकी गवर्नमेंट होगी और आपके ऑर्डनरी लॉज होंगे उनको भी सस्पेंड कर किया जा सकता है। तो इसमें जो नेशनल इमरजेंसी में गवर्नमेंट जो है अपनी डेली रूटीन वर्क जो है वो करती रहती है, इसमें कोई जो चेंजेस है वो नहीं आती। तो आपके जो ये जो इम्पोज किया जाता है मार्शल लॉ, ये क्यों इम्पोज किया जाता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। जबकि नेशनल इमरजेंसी के लिए 3 ग्राउंड जो है वो मेंशन किए गए हैं, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। ये 3 ग्राउंड है जिसके जिसके लिए नेशनल इमरजेंसी जो है वो इम्पोज की जा सकती है। अब जो मार्शल लॉ है ये आपका एक कुछ स्पेसिफिक एरिया, पर्टिकुलर एरिया पे ही जो है इम्पोज किया जाता है। जबकि जो नेशनल इमरजेंसी आपकी होल कंट्री या कुछ एक पार्ट के लिए जो है कंट्री के उस पर वहाँ पे इम्पोज की जा सकती है। ये था आपका नेशनल इमरजेंसी और मार्शल लॉ में डिफरेंस। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल नंबर 35। तो आर्टिकल नंबर 35 के अंदर क्या बोला जा रहा है? आर्टिकल 35 लेज ऑन दैट द पावर टू मेक लॉज टू गिव इफेक्ट टू सर्टेन स्पेसिफाइड फंडामेंटल राइट्स शैल वेस्ट ओनली इन द पार्लियामेंट, नॉट इन द स्टेट लेजिस्लेचर।
तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो अब ये पार्लियामेंट को जो है स्पेशली पावर प्रोवाइड की जा रही है कि अगर कुछ फंडामेंटल राइट्स में कुछ इफेक्ट करना है, उसको कुछ चेंजेस करनी है, तो ये सिर्फ आपकी पार्लियामेंट के द्वारा की जा सकती है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ बताई गई है कि वो पार्लियामेंट जो है वो किन लॉज को जो है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे सबसे पहले आ गई प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज ए कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयमेंट। तो मान लो कोई एम्प्लॉयमेंट है, कोई नौकरी है, उसके लिए क्या करना है, जो प्लेस ऑफ रेजिडेंस है उसको इम्पोज करना है, उसको कंडीशन डालनी है उसमें। तो ये कंडीशन कौन डाल सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट डाल सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल सोच लो, मान लो कि हरियाणा में पोस्ट निकली है, तो अब वहाँ पे मेंशन किया गया सिर्फ हरियाणा के लोग ही जो है वो उस पोस्ट पे जो है वो बैठ सकते हैं, जहाँ नौकरी कर सकते हैं। तो ये कंडीशन जो है, ये जो पावर है, ये किसके पास है? पार्लियामेंट के पास पावर है। एम्पावरिंग कोर्ट अदर देन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर्स एंड रीट ऑफ ऑल काइंड फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो इसके अंदर क्या किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा अदर कोर्ट को जो है पार्लियामेंट जो है पावर दे सकती है कि किस लिए, कि ऑर्डर इशू करने के लिए, डायरेक्शंस रिट इशू करने के लिए, फंडामेंटल राइट के रिलेटेड आर्टिकल नंबर 32 में जो रिट वगैरह मिलती हैं, तो उसकी पावर जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावा किसी और कोर्ट को भी जो है उसको एम्पावर किया जा सकता है पार्लियामेंट के लॉ के अंदर। रिस्ट्रिक्टिंग और एब्रोगेटिंग द एप्लीकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो जो फंडामेंटल राइट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है आर्म फोर्सेज को, जो जैसे आर्टिकल नंबर 33 के अंदर जो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वो भी पावर किसके पास है? सिर्फ आपकी पार्लियामेंट के पास पावर है। नेक्स्ट हमारा आता है इंडेमनीफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, जैसे कि उसको क्या किया जाएगा? स्क्वेयर किया जाएगा लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी से गवर्नमेंट सर्वेंट को। तो ये पावर किसके पास? आपकी आर्टिकल नंबर 34 के अंदर पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लॉ बना सकती है इसके रिलेटेड। तो पार्लियामेंट शैल हैव पावर टू मेक लॉ फॉर प्रिस्क्राइबिंग पनिशमेंट फॉर दोज एक्ट दैट आर डिक्लेयर्ड टू बी ऑफेंस अंडर द फंडामेंटल राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी एक्ट हो गया, तो ये क्या है? एक ऑफेंस है। तो अब पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है? पनिशमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है कि क्या पनिशमेंट होना चाहिए अंडर फंडामेंटल राइट को अगर कोई वायलेट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। तो पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। जैसे ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स होगी, फोर्स लेबर आर्टिकल 23 के अंदर। तो इसके अगर कोई ऑफेंस करता है इसके रिलेटेड, तो वो जो पनिशमेंट की प्रिस्क्राइब की जा सकती है वो किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो प्रिस्क्राइब की जा सकती है। नेक्स्ट में आता है आर्टिकल नंबर 35 एक्सटेंड द कंपिटेंस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन द मैटर स्पेसिफाइड अबव इवन दो सम ऑफ दोस मैटर में फॉल विद इन द स्फीयर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर कोई मैटर जो है वो आपके स्टेट लिस्ट में अगर मेंशन किया गया है, तो उसमें भी जो है आर्टिकल नंबर इस आर्टिकल के अंदर जो है पार्लियामेंट को पार्लियामेंट जो है वो लॉ बना सकता है। अगर कोई लॉ जो है, कोई जो सब्जेक्ट है वो स्टेट लिस्ट का है, तो उसमें भी जो है पार्लियामेंट के पास पावर है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आर्टिकल 35 के अंदर, तो ये आपको याद रखने हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लेक्चर, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो।